नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित ज्योति निकेतन स्कूल में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वेलकम डांस से किया गया। सांता क्लॉज की ड्रेस में बच्चों व अध्यापकों का अलग ही आकर्षण रहा। प्रभु यीशु के जीवन पर बच्चों द्वारा एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। सांता क्लॉज के रूप में सच्चे छोटे छोटे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों व शिक्षकों द्वारा आकर्षक झांकियां भी सजाई गई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित ज्योति निकेतन स्कूल में क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ वेलकम डांस से किया गया और सांता क्लॉज की ड्रेस में बच्चों व अध्यापकों का अलग ही आकर्षण रहा, जो सबके मन को मोह रहा था। बता दें कि प्रभु यीशु के जीवन पर बच्चों द्वारा एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। आजमगढ़ में अब रंगकर्मियों व कलाकारों के लिए खुशखबरी का दिन है। आज मार्च तक तैयार हो जाएगा कला भवन। ये बातें जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने निर्माणाधीन कला भवन का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को मार्च तक अधूरे कार्यों के कंप्लीट करने की निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि बजट की कमी की वजह से निर्माण रुका हुआ था, लेकिन अब बजट आ गया है। उन्होंने कहा कि रंगकर्मियों व सांस्कृतिक घराने के लिए या जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ज्ञात हो कि वर्षों से रंगकर्मी व कलाकार कला भवन की मांग कर रहे थे, क्योंकि राहुल प्रेक्षागृह मुख्य शहर से दूरी पर था। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। अब कला भवन बन जाने से अब लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी राजेश कुमार ने, सुनिए। सर, आज कला भवन का निश्चय किया गया, क्या कामयाब आएगी, क्या है? अभी इसमें जैसे बजट प्राप्त हो गया अगली किस्त, तो इनके पास धनराशि आ गई है। अब निर्देश दिए गए हैं इसको तेज़ी से काम पूरा किया जाए। इसमें प्रावधान काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। जैसे नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है, इसमें 2 रेस्टोरेंट के लिए अच्छा स्पेस दिया गया है, जिसमें बड़े रेस्टोरेंट आ सकते हैं, जिससे बिल्डिंग का खर्चा निकल सकता है। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप देखेंगे एक म्यूज़ियम का और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है और उसके ऊपर ऑडिटोरियम है। तो भवन बहुत अच्छा है और हम आजमगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर जो हैं उनके हिसाब से उनके लिए बहुत ही एक जो हमारी जैसे हरिऔध का जो भी हमारे सांस्कृतिक घराने हैं, उन घरानों के लिए प्रोत्साहन के लिए और एक कार्यक्रम स्थल एक उपयुक्त हो जाएगा। निर्देश यही है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए। और जो जैसे बेसमेंट में पानी भरने की समस्या आई थी, तो उसका निदान भी निकालने को कहा गया, जिनमें इन्होंने कहा गया कि पूरे रास्ते में इनको शेड बनाई जाएगी जिससे पानी उसमें ना जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको बताई गई हैं कि टाइमली इसको पूरा कर लें। सर, बड़ा लंबा समय हो गया ऐसा पूरी तक बीच में इसमें बजट प्राप्त नहीं हुआ था, उसकी वजह से रुक गया था, पर अब बजट आ गया है। तो बजट आने के बाद इसको हम अब इसको मार्च तक इसको चालू नीचे के रेस्टोरेंट और स्पेस और ऑडिटोरियम बनाने की आपको निर्देश दिए गए। सर, क्या कमियाँ पाई, कुछ कमियाँ पाई गई जैसे? ऐसा कोई कमी विशेष पाई नहीं गई है। जो छोटा मोटा जैसे कि जॉइंट्स वगैरह टाइल्स के हैं, उनको सुधारने के लिए और फिनिशिंग जो है दीवार में स्मूथ फिनिशिंग होनी चाहिए, उस फिनिशिंग के लिए कहा गया कि उसमें किसी भी तरह से पूरा पुट्टी वगैरह करके बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग आनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये बताया गया। खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन आजमगढ़ इकाई की बैठक आजमगढ़ जिले के तमसा प्रेस क्लब में 26 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वार्षिक सम्मेलन के बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा और मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। सुभाष सिंह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने जनपद के सभी दवा प्रतिनिधियों को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया है। आइए सुनाते हैं कि अजित कुमार सिंह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर और सुभाष सिंह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। संगठन है हमारा UPMSRA, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन। उस संगठन का इकाई जो है आजमगढ़ इकाई का सम्मेलन 26 तारीख को 26 दिसंबर 2021 को निर्धारित हुआ है।
उसी संदर्भ में हम सब लोग यहाँ आए हैं और आज ये जगह और कार्यक्रम स्थल तय करने के बाद जो है 26 तारीख को अपने संगठन का इकाई का यहाँ का सम्मेलन होगा, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन तथा वर्तमान परिवेश में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर के साथ क्या समस्याएं आ रही हैं, उन पर कैसे हमले हो रहे हैं, उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, इसीलिए यहाँ आए हैं। बताएं। 26 तारीख को हमारा वार्षिक सम्मेलन आपके तमसा प्रेस पे होगा, जिसमें प्रशांत सिंह यहाँ प्रेसिडेंट हैं, अपना बजट पेश करेंगे, सारी इकाई देंगे। ये लोग बलिया से इसीलिए दौरे पे आए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आके इसमें भाग लेंगे। धन्यवाद। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह प्रदेश में लगातार जनसंवाद यात्रा कर रही हैं। इस जनसंवाद यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता को सरकार की जनविरोधी, महिला विरोधी नीतियों से अवगत कराया जा रहा है। रविवार को बलिया, देवरिया और मऊ में जनसंवाद कार्यक्रम करके लखनऊ लौट रहे जूही सिंह ने देर रात आजमगढ़ में बातचीत के दौरान कहा कि सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही है। प्रदेश व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार संवेदनहीन है। सपा नेत्री जूही सिंह का कहना है कि भाजपा सपा की लोकप्रियता से डर गई है। यही कारण है कि सपा के नेताओं के घर रेड पड़ रही है। इससे पहले भी सपा नेताओं पर लगातार मुकदमा लिखने व जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया है। प्रदेश की जनता आक्रोश में है। प्रदेश की योगी सरकार को अत्याचारी सरकार बताते हुए कहा कि काले झंडे दिखाने पर जेल भेजा जा रहा है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश की जनता हमारी सरकार को बनाना चाहती है। और क्या कुछ कहा जूही सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा ने, सुनिए। किसानों पर अत्याचार हुआ और अजय मिश्रा आज भी घूम रहे हैं, क्या कहेंगे, किस नजरिए जो सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है, किस नज़र से देखती है इसको? ये सरकार केवल बात करती है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करती है। टेनी ने तो कहा था कि वो रिजाइन कर देंगे अगर उनके बेटे पे आरोप प्रूव हुआ और नई धाराएं लगाई गई, तो टेनी का त्यागपत्र कहाँ? ये इस सरकार का चेहरा है, सत्ता परक चेहरा है। इनको केवल सत्ता चाहिए। हाथरस में अपने गुनाह को छुपाने के लिए एक बेटी को इन्होंने जिंदा नहीं रहने दिया, मरने दिया और उसकी लाश को रात में जला दिया। प्रधानमंत्री बनारस में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस गुनाह को छुपाने की कोशिश की। अयोध्या में एक बैंक में काम करती लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कह रहा था उसने सुसाइड नोट लिखा। मुख्यमंत्री और उनकी सारी सरकारी मशीनरी जब बेटियों के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ गुनाह हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है, तो प्रकट हो जाते हैं और कोई सतही कार्रवाई करके कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था का राज कायम किया। तो ये झूठी सरकार है। इनको न कानून व्यवस्था से कोई मतलब है, न स्त्रियों से कोई मतलब है, की सुरक्षा से कोई मतलब है। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा कि शाम होते ही कट्टे वाले लोग निकल पड़ते हैं और इस समय जब सरकार, प्रदेश की सरकार इन पर कार्रवाई कर रही, सबसे ज़्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को हो रहा है। किस तरह से देखती है इस तरह के बयान को? प्रधानमंत्री को भी कोई सीरियसली नहीं लेता जब प्रधानमंत्री पद का आदमी अपनी मर्यादा को भूलकर अपने ट्विटर हैंडल से दुष्प्रचार करता है और टेनी को बगल में अपने मंत्रिमंडल में रखता है। इसी तरह कुलदीप सिंह सेंगर पे हमने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो 50 गाड़ियों के काफिले से एसएसपी ऑफिस लखनऊ पहुंच गया था। बहुत दबाव के बाद उनके ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई की नहीं। हाथरस में हमने देखा प्रधानमंत्री उस पर भी, प्रधानमंत्री तो अपने खुद के प्रस्तावक की जब ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई, उनकी बेटी रो रही थी, तब भी चुप थे। तो ऐसी टिप्पणियां करने से खुद उनका चेहरा उजागर होता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे और गंभीरता की उम्मीद करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और सपा की जो इस लड़ाई चल रही, कितना करीब पाती हैं सत्ता की? हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे क्योंकि जनता हमारी सरकार बनाना चाहती है। कहीं ना कहीं एक ऊब है, एक दिखावटीपना जो इस सरकार का, और संवेदनहीनता जो मैं बार बार कहूँगी। आप मर जाएं तो आत्मनिर्भर बन जाएं, ऑक्सीजन आप दिलाएंगे नहीं, आप आत्मनिर्भर हैं। महंगाई बढ़ रही है, आप आत्मनिर्भर हैं। नौकरियां हम देंगे नहीं, आप आत्मनिर्भर हैं। तो सरकार क्यों है? सरकार भी हट जाए। आजमगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा थाना अहरौला का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम डीआईजी द्वारा सलामी गार्ड में लगे पुलिसकर्मियों का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात थाना परिसर का भ्रमण कर परिसर की साफ सफाई, बेतरतीब खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने हेतु तथा लवारिस वाहनों व मालों का निस्तारण करने व साफ सफाई को कोट का बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।
थाना कार्यालय का गहनतापूर्वक निरीक्षण करते हुए रजिस्टरों रिकॉर्डों को औद्योगिक करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ मालखाना, बंदीगृह, भोजनालय, आरक्षी आवास, बैरकों, CCTNS कक्ष का निरीक्षण किया गया। महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी को प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के नियमित रूप से फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ में राशन वितरण में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं और उसमें एक नया मोड़ आया है। बता दें कि सकड़ी तहसील पर बीते शनिवार को मानपुर विकासखंड बिलरियागंज की दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने कोटेदार द्वारा राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया था और उप जिलाधिकारी सकड़ी को ज्ञापन सौंपकर कोटे को निलंबित करने की मांग की थी। वही आज इसी संबंध में कोटेदार ने मीडिया से वार्ता करते हुए गांव के कुछ लोगों पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति के चक्कर में पूरा खेल हो रहा है और मेरे कोटे की दुकान को निरस्त कराने का खेल रचा जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बीते शनिवार को गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके सकड़ी तहसील पर प्रदर्शन कराकर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, जो सरासर गलत है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जांच करा करके देख लिया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? सर्मानंद पांडे। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम मानपुर, बिलेरियागंज ब्लॉक है। अच्छा सर, कुछ एक दो दिन पहले ग्रामीण आए थे सकड़ी तहसील पे प्रदर्शन कर रहे थे, बोल रहे थे कोटेदार राशन नहीं देते, अभद्रता गाली देते, क्या मामला है सर पूरा? ऐसा कोई मामला नहीं है, ये चुनावी रंजिश की वजह से ये सब जो प्रधान अपने पक्ष का कोटेदार चयन कराना चाहता है, इस तरह झूठा आरोप लगाकर अपने लोगों को कोटा दिलाना चाह रहा है। और इस सभी कोटेदार में जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सबका हमारे यहाँ सम्मान सहित उनको राशन दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं जिस किसी को गाली गलौज नहीं दिया जाता है। 240 से 50 लोग हमारे यहाँ से राशन ले जाते हैं, किसी से पूछ लिया जाए, हमारे दरवाजे पर आते हैं, सम्मान सहित उनको राशन दिया जाता है। उन लोग ऐसा बोलना था कि उनको लेके, अरे भैया, उन लोग ऐसा कहना था कि वो लोग को जो है कि 7 महीने से राशन नहीं मिला अभी तक। 7 महीने से मेरे पास डाटा है पूरा, जो जितने लोग हैं लगभग 30-35 कार्ड धारक वहाँ गए थे अपने परिवार सहित, वो सब लोग 22 बिंद, एक एक बिंद पर इन लोग जहाँ से भी राशन लिए हैं, ये सारा डाटा मेरे पास है 22 तारीख वाइज। जिस महीने में किस तारीख को कै बजे राशन लिए हैं, यह भी मेरे पास डाटा उपलब्ध है। यह बगल वाली दुकान पाती गांव है, वहाँ से भी कुछ लोग राशन लिए हैं, कुछ पटवद सुबाकर से, कुछ हरकपुर से, इस तरह लोग राशन लेकर हर महीने राशन छुड़ाए हैं। और ये झूठा आरोप लगा रहे हैं हमारे पर कि राशन नहीं मिलता है। राशन लेते भी हैं और दरख्वास्त भी देते हैं, सरकार के कर्मचारियों को, अधिकारियों को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार राय। कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम सभा मानपुर। अच्छा, जो कुछ दिन पहले तहसील पे ग्रामीण सभा आए थे, कोटेदार पे आरोप लग रहा है कि मतलब राशन नहीं देते हैं और प्रदर्शन आए दिन लोग कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? यह मामला जो है प्रधानी चुनाव के बाद का है और उसके बाद से 10 साल से कोटा चल रहा है और लोग आ रहे थे, लेके जा रहे थे। अभी सिर्फ 6-7 महीने से ही लोग नहीं आ रहे हैं। अब जब कोई नहीं आएगा तो क्या उसके घर थोड़े पहुंचाया जाएगा? आपको राशन मिलता है? हाँ, हमको भी राशन मिलता है। कितना मिलता है राशन आपको? जो यूनिट के हिसाब से 5 किलो और 10 किलो जो भी रहता है वो मिलता है हमको। आप जो कि आपको हाँ बराबर मिलता है राशन? बराबर राशन मिलता है। कोटेदार से संतुष्ट है? बिल्कुल 100% संतुष्ट है हम तो। ठीक। और जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो एकदम बेबुनियाद और गलत है। इसकी निरीक्षण और जांच करके ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाए और प्रदर्शनकारियों के जाने से किसी प्रकार के अधिकारी हतोत्साहित न हो और उनको जांच करके ही कोई फैसला लिया जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। सकड़ी तहसील की ग्राम सभा कंजरा दिलसादपुर गांव खपरेला में स्वर्गीय बद्री प्रसाद शर्मा की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन उनके पुत्र उमाशंकर शर्मा द्वारा अपने आवास पर किया गया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही आयोजक उमाशंकर शर्मा द्वारा गरीबों को कंबल और मिठाइयां वितरित की गई। इस दौरान उमाशंकर शर्मा ने कहा कि पिताजी लाहौर बैंक में हमेशा एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बनकर सेवा देते रहे। पिताजी ने हमेशा हमको एक सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व की तरह जीना सिखाया। उनके जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वह मेरे जीवन पर्यंत काम आ रही है। आजमगढ़ से खबर है, जब ब्रह्मलीन सिद्ध संत दुर्वासा महामंडेश्वर मौनी बाबा रामलाल दास की महाराज की 5वीं पुण्य स्मृति दिवस पर
मां शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय शंभुपुर गहजी में विविध कार्यक्रमों के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों ने मौनी बाबा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उनकी जीवन कृति पर प्रकाश डाला गया। कॉलेज प्रबंधक फौजदार सिंह, उप प्रबंधक संजय सिंह, प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने संयुक्त रूप से महंत श्री श्री खजर 8, महंत अमरनाथ गिरी, महंत श्री नारायण दास आदि अतिथियों को अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। अध्यक्षता नागा बाबा व संचालन डॉक्टर उदयराज यादव ने किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अयोध्या से आए मुख्य अतिथि श्री श्री खजर 8 आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण ने संत महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार है। वे शिष्यों के लिए पापों का हरने वाले गंगा के समान हैं। अपने चमत्कारी सिद्धियों से उन्होंने सदैव सभी का कल्याण किया। मिशन रोजगार के तहत बृहद रोजगार मेले का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, उपायुक्त उद्योग एवं कौशल विकास मिशन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ के परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया। बृहद रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के मेक ऑर्गेनिक इंडिया दिशा इंटरप्राइजेस आजमगढ़, वेलस्पन ARGL प्राइवेट लिमिटेड L&T कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आयोजित रोजगार मेले में 630 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसके सापेक्ष उक्त कंपनियों द्वारा कुल 265 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। मेले में संयुक्त निदेशक प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य, सहायक निदेशक सेवायोजन मिशन मैनेजर कौशल विकास एवं तीनों संस्थानों के कर्मचारी उपस्थित रहे। आज नगर जालौन में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव व दयाशंकर वर्मा, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के नेतृत्व में बूथ एवं सेक्टर प्रभारी व वरिष्ठ नेताओं के यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया गया और इस मौके पर नगर अध्यक्ष सोनू मंसूरी, शफीक अराइन, अरविंद यादव, इमरान मंसूरी, जाकिर सिद्दीकी, दुर्गेश यादव, विनय श्रीवास्तव, अकरम सिद्दीकी सहित भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है। अपने अपने घर के सामने समाजवादी पार्टी के झंडा ला करके प्रदेश को ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार 2022 में अखिलेश सरकार तय है। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल योगासन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 17, 18, 19 दिसंबर में तृतीय स्थान प्राप्त करने के बाद ब्रॉन्ज मेडल लेने आजमगढ़ की दोनों बेटियां कुमारी रागेश्वरी व तेजस्विनी पहुंची। यह पल व मंच पर जाकर मेडल प्राप्त करने का हर खिलाड़ी का सपना होता है। इसी सपने को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम और दिन रात एक कर देता है। कुमारी रागेश्वरी तेजस्विनी मेडल प्राप्त करने के बाद नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन, उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तथा अपने कोच पिता शंकर प्रसाद योगाचार्य से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सीनियर गर्ल्स आर्टिस्टिक ग्रुप, सीनियर गर्ल्स उत्तर प्रदेश ब्रॉन्ज मेडल, ऑल 5 पार्टिसिपेंट्स। Silver medal goes to Jharkhand team. Jharkhand, all 5 participants please come on the stage. Artistic group senior girls. Silver medal goes to Jharkhand. तेलंगाना से दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय तेलंगाना से। Jharkhand silver medal. All 5 participants. दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय। And the gold medal goes to Gujarat. सर Gold medal goes to Gujarat. Senior girls artistic group. Gujarat gold, Jharkhand silver and Uttar Pradesh bronze medal. Senior girls. इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय।
रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी फ्रांसु सिंह ने वेदाचार्य रामशरण पांडे की जन्म जयंती पर पुष्पमाला पहनाकर व पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी। रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगों का जाना हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बहुत नुकसान होता है जब ऐसे वेदों के सख्याता हमारे बीच नहीं रहे। अल्पायु में इनका हम सब के बीच से जाना काफ़ी दुखद है। इनकी जन्म जयंती पर नमन, इनकी पुण्यतिथि पर जनवरी में विभिन्न कार्यक्रम भी रखे गए हैं। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज आजमगढ़ के नेहरू हाल सभागार में आयोजित विश्वकर्मा चौपाल में विश्वकर्मा समाज के लोगों से जनसंवाद किया। श्री विश्वकर्मा ने कहा, सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार में आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? भाजपा राज में विश्वकर्मा समाज का विधायक क्यों नहीं है? सपा सरकार में हमेशा विश्वकर्मा समाज का विधायक एमएलसी भी रहा है और समाज का मंत्री भी रहा है। जब तक समाज के मंत्री और विधायक सरकार में नहीं होते तब तक उस समाज की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचाई जा सकती। भाजपा सरकार विश्वकर्मा समाज का न तो मंत्री है और न ही विधायक है। सपा सरकार में हमेशा विश्वकर्मा समाज की आवाज़ भी सरकार तक पहुंचाई गई और समस्याओं का समाधान भी होता रहा। और भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न, अत्याचार में विश्वकर्मा समाज की सुनवाई नहीं हो रही। क्या कुछ कहा और सुनिए। विश्वकर्मा चौपाल के माध्यम से हम विश्वकर्मा समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सचेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचें। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, पिछड़ों का वोट लेती है और उसके बाद अपमानित करने का काम करती है। आज बीजेपी की सरकार में विश्वकर्मा समाज का ना तो कोई विधायक है ना तो कोई मंत्री है, तो समाज की बात कैसे सरकार तक पहुँचे? समाजवादी पार्टी की सरकार में कम से कम हम एमएलसी रहते थे, मंत्री रहते थे, आयोग के अध्यक्ष रहते थे, तो समाज के ऊपर कोई भी जुर्म अत्याचार होता था तो उसकी सुनवाई होती थी, कार्रवाई होती थी। आज ना तो नौकरी मिल रही ना रोजगार मिल रहा है, तो विश्वकर्मा समाज लगातार उपेक्षित हो रहा है, अपमानित हो रहा है। हम कहने आए कि केवल सम्मान समाजवादी पार्टी बढ़ा सकती है, इसलिए सब लोग संगठित होकर के समाजवादी पार्टी को जिताएं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, तभी विश्वकर्मा समाज का सम्मान रहेगा। जिस तरह से आईटी के रेट बढ़ ये भारतीय जनता पार्टी अपने हार से बौखलाई हुई है और ये इनकम टैक्स से लेकर के तमाम एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है, चाहे बीजेपी कुछ भी करे, लेकिन इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब तो 4 साल पहले चौपाल हमारी लगातार चौपाल चलती रहती है, शायद आपको देखने में गलती हो गई। बार बार सम्मेलन हमारे होते रहते हैं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में होते रहते हैं और लगातार हम समाज को जागरूक करते रहते हैं, संगठित भी करते रहते हैं। भाजपा किस तरह का आरोप लगा रही, किस तरह का अत्याचार कर रही है? भाजपा राज में विश्वकर्मा समाज के 4 पत्रकारों की हत्या हुई। सहारनपुर में आशीष धीमान की हत्या हुई। झांसी में जितेंद्र विश्वकर्मा दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या हुई। कुशीनगर में राधेश्याम विश्वकर्मा की हत्या हुई। उन्नाव में विश्वकर्मा बेटे के साथ बलात्कार हुआ। पीलीभीत में बलात्कार हुआ। आपके वहाँ शाहजहाँपुर में बलात्कार हुआ। लगातार भाजपा राज में विश्वकर्मा समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों की हत्याएं हुई, न तो सरकार सुनवाई कर रही न कोई कार्रवाई कर रही है और लगातार उन पर अत्याचार बढ़ रहा है। ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, मकानों पर कब्जा हो रहा है और ये सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सड़क पर नहीं आई। ये विपक्ष हमेशा इस लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा लड़ाई ली और जहाँ पर पिछड़े वर्गों पर अत्याचार हुआ या विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार हुआ तो हमेशा समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्नाव की रेप की घटना में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी प्रोटोकॉल को तोड़ करके विधानसभा के सामने धरने पर बैठने का काम किया था। लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है, सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है, इसलिए वोट भी समाजवादी पार्टी को जाएगा। चाचा भतीजे का जो गठबंधन हो रहा है कितना मुफीद साबित होगा समाजवादी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राज जो पलटने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बिलैयागंज पुलिस की बात करें तो पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, खोखा
और 4 कुंतल 7 किलोग्राम गोमांस व गोमांस काटने के उपकरण बरामद किए गए हैं। तो वही कोतवाली पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल का दरवाजा दिखाया है। बात करें अगर थाना सिधारी पुलिस की, तो सिधारी पुलिस ने भी चोरी गए 2 मोबाइल फोन व 1 लैपटॉप के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जन सुनवाई की गई और जन सुनवाई में कुल 35 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जन सुनवाई के दौरान कुल 35 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। आजमगढ़ की सकड़ी तहसील क्षेत्र स्थित वीआर वर्मा महिला महाविद्यालय जोघरा लाटघाट में कांग्रेस नेत्री राना खातून ने छात्राओं को शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र वितरित कर उनको कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराते हुए पार्टी की नेता प्रियंका गांधी द्वारा की गई महिलाओं की सुरक्षा स्वावलंबन के अधिकारों को लेकर घोषणा पत्र के बारे में बताया। इस दौरान राना खातून ने कहा कि पार्टी का निर्देश था, आज हम लोग विधानसभाओं में पार्टी की नीतियों और उनके विचारों को लोगों के सामने रख रहे हैं और दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो वादा किया है, सरकार बनने के बाद उसे निश्चित रूप से निभाया जाएगा। वर्तमान सरकार की हालत किसी से छिपी नहीं है। महिला सशक्तिकरण सरकार ने चलाया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा कितनी की गई ये आंकड़े बताते हैं। सिर्फ वादों की सरकार रही है। मुझे राना खातून कहते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूँ। सगड़ी विधानसभा से मेरी दावेदारी है और ये मैं उसी संबंध में यहाँ सगड़ी विधानसभा में काम कर रही हूँ। और मेरी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने शक्ति विधान महिला कांग्रेस के लिए वो घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया है। तो उसको अब हम लोग जगह जगह पे, जैसे कल था तो ज़िला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो लॉन्च हो रहा था, वो निकालो, तो वो लॉन्च किया गया है और आज विधानसभाओं में है। तो मेरी विधानसभा सगड़ी है, इसलिए मैंने आज अपने यहाँ BR वो बरखूराम वर्मा PG कॉलेज में मैंने इस शक्ति विधान को लॉन्च किया है। यहाँ हज़ारों महिलाओं के साथ ये शक्ति विधान जो है मैंने लॉन्च किया है, क्योंकि इसमें महिलाओं के बारे में ही उन्होंने सब कुछ बताया है, इसलिए महिलाओं के बीच में इसको ले जाना, उनके तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये मैंने आज यहाँ शुरू किया है। मैम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मैम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला शक्ति है और वो शक्ति ही देश को चला रही है, क्योंकि हर परिवार में किसी भी परिवार को महिला ही चलाती है और महिला चलाती है तो सारे परिवार मिलके समाज और देश बनता है। तो ये शक्ति जो है वो देश को चला रही है। तो उनको हमें ये महसूस कराना, एहसास दिलाना है कि आप लोग इस योग्य हो। और इसके लिए प्रियंका जी ने इसमें जो घोषणा पत्र है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और सारा इन्होंने जो इसमें दे दिया है, ये महिलाओं के बारे में, महिलाओं के बीच में जाके उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी सार्थकता साबित होगी। और ये लोग मिल कर के ही आज के दिशा को चेंज करेंगे, बदलेंगे। मैम, इस कार्यक्रम के जरिए और लड़कियों लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम, लड़कियों लोगों को ये कि आप लोग इस रास्ते पे चलो, आप देखो इसको, आपको के लिए ये हम दे रहे हैं, आप इसको अपनाओ और ये चीज़ें मिल रही हैं, हमारे हक की बात है, तुम्हारे न्याय के लिए, तुम्हारे हक के लिए, इससे तुमको न्याय मिलेगा, ये उनको बताना ज़रूरी है, वो हम लोग बता रहे हैं। ठीक है मैम, जैसे कि तमाम कभी ऐसे केस आते रहते हैं कि लड़की साथ में अत्याचार होते रहते हैं। महिलाओं के ऊपर देखिए, महिलाओं के ऊपर तमाम अत्याचार होते हैं और इनका शोषण होता है, जबकि सारा काम यही करते हैं, सब कुछ यही बनाते हैं, इसके बाद भी इनका इतना शोषण होता है। कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में सोचा है, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसके महिला के बारे में नहीं सोचा है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ के जियनपुर नगर पंचायत में वर्षों से सड़क की पटरी और नाले के ऊपर बाजार वासियों व दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार को लगभग 12 बजे नगर प्रशासन का डंडा नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा एवं कोतवाल दिनेश कुमार यादव, अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार यादव के साथ भारी भरकम पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने के लिए बुलडोजर लगाकर की गई। इसमें नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण पर
कई बार प्रशासन द्वारा हिदायत दी गई पर लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया था, जिसको लेकर व्यापारियों और अन्य लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने यदि पुनः अतिक्रमण किया तो सभी के खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं 3 व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना लगाते हुए 5,000 रुपये वसूलने का भी निर्देश शासी अधिकारी को दिया गया। बता दें कि सुबह जब अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन पहुंची तो लोग अतिक्रमण हटाने के लिए जैसे ही कार्रवाई बिलरियागंज मार्ग पर पश्चिम छोर से शुरू किया, तभी लोग स्वयं अपना अतिक्रमण नालियों के ऊपर से हटाना प्रारंभ कर दिए। पर कई जगह सीढ़ियां, जनरेटर आदि को प्रशासन ने रास्ते पर ही छोड़ दिया, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। जबकि व्यापारियों ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि यदि अतिक्रमण की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई तो व्यापारी चुप नहीं बैठेगा। बाजार में अब तक 3 दर्जन से ऊपर लोगों के अतिक्रमण हटाए गए, जिनके करकट आदि सामान रखकर अतिक्रमण किए गए थे। इस बीच कई बार लोगों से नोक-झोंक भी हुई और ऑटो को बाजार से बाहर करने की जोरदार मांग उठी तो ठेला को एक स्थान पर नहीं रहने बल्कि गतिमान रहने की मांग भी व्यापारियों ने उठाई। दीपावली से पूर्व ही बता दिया गया था व्यापारियों को कि जो अतिक्रमण नाली के दोनों तरफ हैं वो उन्हें जो है हटा लें। इसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर नगर पंचायत में बैठक भी हुई थी व्यापार मंडल के साथ, और उसके क्रम में फिर कल 2 दिन पहले भी चेतावनी जारी की गई थी इन लोगों को हटवा लिया जाए। तो जिन्होंने हटवा लिया उनको छोड़कर जिन्होंने नहीं हटवाया उनके प्रति कार्रवाई नगर पंचायत की टीम है, ईओ साहब हैं और थाना जीयनपुर की पुलिस है और उप जिलाधिकारी के निर्देशन में मेरे द्वारा करवाई जा रही है। सर अगर व्यापारी अतिक्रमण तो मतलब जैसे हट गया और इसके बाद अगर पुनः कार्रवाई करेंगे तो इन लोगों के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी, चाहे प्राथमिकी दर्ज कराना होगा वो करवाई जाएगी। सर कुछ लोगों पे जुर्माना भी लगाया गया है। जी, जैसे जिन लोगों ने काफ़ी दिनों से कब्जा कर रखा है, अवैध अतिक्रमण किया है, नगर पंचायत की भूमि पे काफ़ी दिनों से काबिज है, ऐसे 10-15 लोगों पे जुर्माना उचित जो भी है आरोपित किया गया है। हम लोगों के माध्यम से जनता को अपील ये करना चाहेंगे कि ये सभी समस्त भूमियाँ आपके ही उपयोग के लिए हैं, ये आप ही इस पे उपयोग करते हो, तो इस पे अतिक्रमण करके आप अपनी स्वयं की समस्या बढ़ाते हो। तो प्लीज़ अपने जद में रहें, अपनी जितनी भूमि है उस पर बनवाएं और ये समस्त भूमियाँ खाली रहेंगी तो वो आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होंगी। थैंक यू। मैं शासी अधिकारी नगर पंचायत जीयनपुर अखिलेश कुमार यादव। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये अतिक्रमण आए दिन नगर पंचायत जीयनपुर में जाम का सामना आम पब्लिक एवं व्यापारियों को करना पड़ता है और वाहनों को बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। इससे निजात के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया और निर्णय के तहत 2-3 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें व्यापार मंडल के साथ मीटिंग भी की गई। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दीपावली बाद गिराया जाएगा जितना भी अतिक्रमण है। तो आज वो समय पूरा हो गया, जिसमें अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष चौरसिया ने बताया कि वो न्याय हो रहा है। जो भी नाली के इस पार अतिक्रमण किए हैं उनका गिराया जा रहा है, बाकी जो नाली के उस पार हैं उनका कोई भी डिमोलिशन नहीं किया जा रहा है। सर, जो कि दुकानदारों का ऐसा आरोप है कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, चाहे राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा, हम लोगों के जरिए सर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आप लोगों के जरिए जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि नगर पंचायत जीयनपुर की जनता को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, सुविधा बरकरार रहे, इसके लिए नगर पंचायत जीयनपुर एवं शासन प्रशासन की तरफ से भरपूर कदम उठाया जा रहा है। आए दिन जाम लगता है, इसी जाम के निजात के लिए शासन ने निर्णय लिया कि इसको जल्द से जल्द जितने लोग नाली के ऊपर अतिक्रमण किए हैं उसको हटवाया जाए। व्यापार मंडल का सर एक आरोप है कि जो जीयनपुर में सर जो ये समस्या जाम की है, सर जाम की समस्या सर ऑटो और ठेले वाले, सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऑटो ठेले को लेकर के जो जाम की समस्या है नगर पंचायत जीयनपुर में, उसके लिए नगर पंचायत जीयनपुर ने एक लेटर जारी किया है जिसमें ऑटो वालों को बताया गया है कि आजमतगढ़ साइड अपना उधर वाले लगाएं, इधर दोहरी घाट साइड वाले जो स्वागत के ऐसा कहने संभव है, गलत है, गलत है, गलत बात है। संभव है कि नहीं है वो कहा गया है, हाँ उसको आप सुनिए, समझ रहे हैं कि नहीं। और उसके लिए आजमगढ़ डीएम कार्यालय पहुंच पीड़िता ने विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची लालती स्मारक कौशल बाल विकास संस्थान विभाग के कार्यरत सुपरवाइजर प्रीति ने बताया कि संस्थान पूरे यूपी में कार्यरत है। जल्द ही यूपी के 15 जिलों में बाल विकास से संचालित विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए कुछ प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं। फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।
इसको लेकर लालती स्मारक कौशल बाल विकास संस्थान में कार्यरत सुपरवाइजर ने कार्य को प्रगति पर लाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया कि फाइल को जल्द पूर्ण कराया जाए ताकि आने वाले दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द बहाल कर कार्यों में और प्रगति लाई जा सके। क्या नाम है? प्रीति। कहाँ का रहने वाली है? आजमगढ़ यूपी। क्या मामला डीएम साहब के आई है? वही जो है जो हमारा लालती स्मारक है जो कार्य है अभी ये पूरा तो कुछ कार्य बाधाएं पड़ रही हैं तो इसीलिए अभी कार्य हमारा चल नहीं पा रहा है। सोच रहे हैं डीएम साहब ये पूरा जो कर दें तो हमारा कार्य जो आगे बढ़ सके। और इसमें जो वैकेंसी निकलने वाली है लालती स्मारक वाला है जो चपरासी का है, क्लर्क बाबू का है, सुपरवाइज़र भी है और सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर जूनियर स्तर प्राइमरी स्तर। क्या है आपकी इसमें मांगे हैं जो ये जो डीएम साहब है तो कुछ काम इससे बाधित हो रही हैं। सोच रहे हैं डीएम साहब जल्दी से जल्द कार्रवाई पूरी करें।